नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज संग्राम को और थोड़ा आगे बढ़ाएं। इससे पिछली क्लास में गुलमेल सम्मेलन आपने पढ़े थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, क्या हुआ था, जो हुआ था सब मैंने कोशिश की थी समझाने की, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। एक झलक अगर देखें तो मैंने बताया था कि भारत में नए संवैधानिक सुधारों के लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट बनाई गई थी अधिनियम 1919 की जांच के बाद भारत में एक नए सुधार होने थे, तो उसके लिए ज़रूरी था कि भारत में सभी नेताओं से बात की जाए। इसीलिए मिशन भारत में आया भी था, लेकिन कुछ ऐसे रीजन थे जिससे साइमन कमीशन का बाइकाट हुआ। वो रीजन क्या था, यह भी मैंने बताया था। फिलहाल साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में प्रेजेंट की, और उसमें साफ साफ कहा गया कि अब भारतीयों की दो मांगें हैं। पहली मांग होम रूल की, जो 1916 से चली आ रही है, नेहरू रिपोर्ट में भी हमने इसी को रिवाइज किया। दूसरी मांग लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की। जो भी नया संविधान बनेगा, जो भी नए सुधार होंगे, उसमें आवश्यक है भारतीयों को प्रशासन में हिस्सेदारी, भागीदारी दी जाए। अब उनको हम बहुत लंबे समय तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि वो अब जागरूक हो गए। तो इसका साफ साफ मतलब था कि अधिनियम 1935 में बहुत कुछ बदला जो हमारी मांगों के अनुरूप था। इसी की छाया आज हमारे संविधान में मिलती है। तो कुल मिलाकर के अधिनियम 1919 और 1935 दोनों को हम कोरिलेट करके अगर पढ़ें तो थोड़ा सा आसान होगा। 1919 के एक्ट को मैंने इसलिए ड्रॉप कर दिया था। 1909 का मिंटो मार्ले एक्ट मैंने बताया था, और इस एक्ट में और इस एक्ट में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस है, कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं। इसी बहाने थोड़ा सा संविधान भी आपका तैयार होगा, थोड़ा सा इतिहास भी, क्योंकि दोनों एक ही नदी के दो किनारे हैं जो अलग अलग भी हैं और साथ साथ भी हैं। तो समय नाश करते हुए आइए अपनी पारी शुरू करते हैं। आज का टास्क यही है। अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। चूँकि ये 1919 का भारत है और चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे, तो कुल मिलाकर के इसको हम कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी सुधार। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन क्या था। मॉन्टेग्यू एज ए इंडियन सेक्रेटरी और चेम्सफोर्ड एज ए गवर्नर जनरल या लॉर्ड। 1935 के एक्ट को भारत शासन या भारत परिषद, इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। अब आते हैं इनके क्या क्या प्रस्ताव है। थोड़ी बातें समझने की भी हैं जिससे आपको आसानी से सब कुछ तैयार हो जाए। अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना की। दोहरी शासन प्रणाली का मतलब होगा डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, द्वैत शासन। प्रांतों को दो लोग मिलकर चलाएंगे। हालांकि इसकी शुरुआत जब आप बार हिस्ट्रिंग पढ़ते हैं उस समय हुई थी, लेकिन ब्रिटिश भारत में अगर प्रांत के हिसाब से देखें तो यहाँ पर द्वैत शासन का मतलब है कि जनता को उत्तरदायित्व तो नहीं मिलेगा, बस केंद्रीय विधान परिषद यानी गवर्नर जनरल और राज्य की जो असेंबली हैं, ये लोग मिलकर के राज्य के विषयों को आपस में डिवाइड करेंगे। जिस आज के परिप्रेक्ष्य में हम समझाएं, जैसे आज संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, संवृत्ति पर दोनों बनाते हैं। जिसका जो विषय है वही उसको मैनेज करता है। जैसे बीमा, बैंकिंग, सुरक्षा, न्यूक्लियर एनर्जी, ये किसका है? केंद्र का है। तो राज्य इससे फ्री है। लेकिन कृषि है, पशुपालन है, मनोरंजन है, स्वास्थ्य, ये किसका विषय है? ये राज्य का विषय है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने तरीके से इसको देखना होता है। कुछ दोनों की जिम्मेदारी है, जैसे शिक्षा, जैसे पर्यावरण, जैसे एजुकेशन, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह। तो उसमें भी यही था। हमारी मांग थी हमें होम रूल मिले, प्रांतों में आप चुनाव कराएं, भारतीयों को प्रांतीय सरकार चलाने का मौका मिले, लेकिन हमारी इस मांग को खारिज किया गया।
और ये मांग हमें मिलेगी इस एक्ट में, 35 के एक्ट में। तो इस एक्ट में प्रांतों में, इन स्टेट्स, पहली बार, फर्स्ट टाइम, दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी यानी द्वैत, द्वैत को बोलते हैं इंग्लिश में डुअल, की स्थापना। यहां पर दो बातें हैं। एक है 1919, होगी कहां? प्रांतों में। क्या होगा? दोहरा शासन। वो भी कब? पहली बार। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम अंदर नहीं घुसेंगे, जैसे आप परेशान हो जाए। बस ये है कि जो महत्वपूर्ण विषय थे उनको आरक्षित विषय कहा जाता था, रिजर्व सब्जेक्ट, जैसे रक्षा है, विदेश है, संचार है। ये गवर्नर जनरल उनकी काउंसिल देखी कि पूरे भारत में और जो लोकल विषय हैं, ये जो राज सूची के विषय हैं, जिनको हस्तांतरित विषय, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट कह सकते थे, जैसे कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये हर प्रांत की विधान परिषदें देखेंगी। तो इस तरीके से ये किया गया। तो यही है दोहरा शासन। लेकिन हमारी जो जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं हुई। इसके बाद फिर भारत में मूवमेंट हमारा बढ़ता रहा। आगे चल कर के जब लाहौर सेशन आया, साइमन कमीशन आया, तो हमने नेहरू रिपोर्ट बनाई। हमने उसमें भी यही मांग की कि भारतीयों को प्रशासन में आने का मौका दिया जाए। हमारी केवल इतनी सी मांग थी कि भारत में अंग्रेज केंद्र को देखें और जो स्टेट्स हैं उनको भारतीय देखें। जैसे आज है, भारत में एक मजबूत केंद्र है, और ये स्टेट्स हैं। हर स्टेट केंद्र से जुड़े, जैसे आज है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। उसमें हर स्टेट में दो लोगों के मिलकर के काम प्रशासन को चलाते थे। लेकिन आगे चल कर के जब हमारी मांगें बढ़ी और पूर्ण स्वराज की मांग बढ़ी, तो भारतीयों को मोटिवेट करने के लिए, उनके टारगेट को डिस्टर्ब करने के लिए अंग्रेजों को मजबूरी में इस एक्ट में यही सब रिफॉर्म करने पड़े। रिफॉर्म क्या हुए? इस एक्ट में दो चेंज हुए। केंद्र में जो दोहरी शासन प्रणाली थी, ये यहां से उठकर के केंद्र में शिफ्ट हो जाएगी। यानी केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल असेंबली और गवर्नर जनरल मिलकर के केंद्र को चलाएंगे। यानी कुल मिलाकर के केंद्र में इलेक्शन नहीं होंगे जैसे आज होते हैं। आज केंद्र में इलेक्शन होते हैं, बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रतिनिधित्व करते हैं। और किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? राष्ट्रपति के प्रति। राज्य में यही काम योगी जी करते हैं। किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? राज्यपाल के प्रति। तो इस एक्ट में प्रांतों में इलेक्शन का माहौल बना, लेकिन केंद्र में नहीं बना। तो केंद्र में गवर्नर जनरल उनकी काउंसिल मिलकर के केंद्र को चलाएंगे। तो केंद्र में पहली बार द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो द्वैत शासन था वो प्रांतों से उठकर के केंद्र में शिफ्ट हो गया। आप लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे तब तो तैयार हो जाएगा। रटने के मूड से पढ़ेंगे तब दिक्कत। बस जो पहले प्रांत में था वही अब केंद्र का हो गया। ठीक, जब ये यहां पर केंद्र में चला जाएगा तो प्रांत तो खाली हो गए। इसका साफ साफ मतलब है कि इस एक्ट में प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, ये रिमूव हो गया। ये कहां चला गया? केंद्र में चला गया। और इसके स्थान पर
प्रांतों में भारतीयों की उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। जैसे आज देखिए यूपी में चुनाव 22 में है, जनता वोट डालेगी, उसका एक नेता होगा जिनको मुख्यमंत्री कहते हैं। उसमें भारत में 11 ब्रिटिश स्टेट थे। जैसे यूपी की बात करें उसको संयुक्त प्रांत बोलते थे। यहाँ भी इलेक्शन हुए, पहली बार जनता ने वोट डाला और अपना नेता चुना, जिसको उस समय प्रधानमंत्री बोलते थे। मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री, क्योंकि ये पद केंद्र में नहीं था। गोविंद वल्लभ पंत 1937 के चुनाव में पहली बार यूपी के प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इस एक्ट के आधार पर पहले आम चुनाव हुए 37 में, जो हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति हुई। उसके स्थान पर भारतीयों द्वारा बाय इंडियन रिस्पॉन्सिबल सरकार या सरकारों की स्थापना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इस तरीके से भारतीयों को प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त हुई, सेल्फ ऑटोनॉमी पावर प्राप्त हुई। यानी यही कह सकते हैं भारतीयों को होम रूल मिला, जो एनी बेसेंट की मांग थी। ये भी कह सकते हैं भारतीयों को प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त, इंग्लिश में बोलें तो प्रोविंशियल सेल्फ ऑटोनॉमी पावर और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स। बहुत सिंपल भाषा में कहें तो भारतीयों को पहली बार इलेक्शन में भाग लेने का मौका मिला। उन्होंने अपने मन के अपने प्रतिनिधि चुने, और यही बात एनी बेसेंट ने तिलक 1916 में की थी। क्या कहा था? ब्रिटिश भारत में रहकर के प्रांतों में भारतीयों का सुशासन, दैट इज कॉल्ड होम रूल। यही मांग थी ना कि आप चुनाव कराएं, हमारी सरकार होगी और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। केंद्र में गवर्नर जनरल होंगे, राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, उसके साथ जनता के द्वारा चुनाव प्रतिनिधि यानी पीएम होंगे, और हर पीएम गवर्नर से जुड़ा होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर जनरल से जुड़ा होगा। आज भी यही है, प्रेसिडेंट का, गवर्नर जनरल का स्थान हमारे राष्ट्रपति ने ले लिया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम गवर्नर कह सकते हैं और पीएम को हम सीएम कह सकते हैं। तो आज हर मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति जवाबदेह है, और जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करते हैं। तो यही सिस्टम हमारा मेन मुद्दा था 1916 से लेकर के 28 तक। लेकिन जब साइमन कमीशन ने नेहरू रिपोर्ट का इनका विरोध हुआ तो हमने अपनी पूर्ण स्वराज की मांग की। अब हमें पूरा स्वतंत्र भारत चाहिए। वो अंग्रेज देने वाले थे नहीं, तो उन्होंने पुरानी ही बात यानी पुराना ही लालीपाप हमें पकड़ा दिया, और चलो ना होने से कुछ बेहतर। तो कुल मिलाकर के 1935 के एक्ट की विशेषता ये है कि केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ, प्रांतों में ये रिमूव हुआ, और पहली बार भारतीयों के द्वारा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स की स्थापना और प्रांतीय स्वायत्तता की प्राप्ति। समरी क्या है? ड्यूअल सिस्टम 19 में भी है, 35 में भी है, दोनों में है। बस अंतर इतना है 1900 के एक्ट में प्रांतों में है और 35 के एक्ट में केंद्र में है। पहले 19 आता है फिर 35 आता है। ठीक, तो जैसे उंगली प्रांत है, मिला दो तो संघ बनता है। भारत राज्यों का संघ है, तो पहले प्रांत होंगे फिर केंद्र होंगे। पहले उंगली होगा फिर संघ होगा, पहले 19 होगा फिर 35 होगा। कभी कभी लोग कन्फ्यूज आ जाते हैं कि भारत में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई और प्रांतों में कब प्रारंभ हुई, 1935 35 19। तो आप इसमें रीजनिंग से खेलें, पहले 19 आता है फिर 35 आता है। तो छोटे से बड़े की ओर चलें, पहले प्रांत फिर स्टेट, केंद्र, संघ, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अंतर यह है कि पहले प्रांतों में था, वो केंद्र में शिफ्ट हो गया, और प्रांत खाली हो गए, वहाँ पर चुनाव हुए, भारतीयों की सरकारें बनी, और ये बात है। तो ये दोनों एक्ट में ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन इतिहास दोनों में काम। कुछ बातें और हैं जो बताना जरूरी है। 1919 के एक्ट में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, पब्लिक सर्विस कमीशन। और 1935 के एक्ट में काफ़ी बातें हैं। जैसे इस एक्ट में पहली बार
संघीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी एक्ट की देन है। तो इस एक्ट को हम बता रहे हैं। इस एक्ट की विशेषता ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में इसका सर्वाधिक योगदान है। सर्वाधिक मतलब है संविधान को बनाने में अगर 100% अचीवमेंट हुए तो 75% से भी ज़्यादा योगदान है। 395 हमारे वास्तविक अनुच्छेद है, जिसमें से 200 से ज़्यादा इसी अधिनियम से लिए गए। तो आज संविधान जो है वो इसी की छाया है, जो हमने अभी बताया। कैसे है? इसमें संघीय व्यवस्था, यूनियन सिस्टम की स्थापना की गई। भारत राज्यों का संघ होगा, केंद्र और राज्य मिलकर के एक संघ बनाएंगे, एक फेडरेशन बनाएंगे, एक यूनियन बनाएंगे, जिसमें एक संघीय न्यायालय होगा जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसी एक्ट की देन है। हालांकि भारत में सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1773 से कलकत्ता में स्थापित हुआ पहला, लेकिन अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली का जो संघीय न्यायालय है वो अधिनियम 1935 की देन है। क्योंकि अगर संघ है तो उसका एक न्यायालय हो जो सर्वोच्च अदालत हो, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि निचले स्तर से राज्य की तरफ, राज्य से केंद्र की तरफ, तो ये भी इसमें आया। इसी तरीके से इसी एक्ट में अखिल भारतीय सेवाएं आई, केंद्र की सेवाएं, राज्य की सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं। इसी एक्ट में जो पावर्स हैं उनका वितरण हुआ। जैसे संघ सूची जो केंद्र के द्वारा देखी जाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होगा। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे। क्योंकि अब कुछ पावर केंद्र को भी मिलेगी, कुछ राज्य को भी मिलेगी, तो ये जरूरी होता है कि हम काम का दायरा बांट लें। जब घर में होता है, जब हम मिलजुल के रहते हैं तो एक बेस्ट मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। कौन खाना बनाएगा, सुबह कौन, शाम को कौन, जिससे सब मैनेज हो जाए। कौन क्या काम करेगा, सबका अपना रोल फिक्स है। और इसी आधार पर संविधान में देखिए संघ सूची के जो विषय हैं 97, 99 घटते बढ़ते रहते हैं। केंद्र सरकार उनको देखती है। बीमा, बैंकिंग केंद्र के हाथ में हमेशा से रहा है। सुरक्षा, रक्षा वही देखता है। न्यूक्लियर एनर्जी उसका है। तो लोकल विषय योगी आदित्यनाथ, हर राज्य के मुख्यमंत्री देखते हैं, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के। तो इसमें जो 61 विषय हैं वो राज्य सरकार के हैं, वही उनके आय व्यय के स्रोत हैं। मनोरंजन कर लगाना राज्य की जिम्मेदारी है। ऐसे ही सिंचाई है, पशुपालन है, कृषि है, स्वास्थ्य है, ये राज्य का विषय है। समय सूची दोनों के होते हैं, दोनों मिलकर के इसको देखते हैं। ये सारी बातें संविधान में, इस अधिनियम में आ चुकी थी। ये ब्रिटिश भारत की व्यवस्था थी जो हमने यहाँ स्वतंत्र भारत में लगभग लागू की। चूँकि भारत अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों का एक संघ है। हम खंड खंड हैं फिर भी हम अखंड हैं, हम 7-8 हैं फिर भी हम 7-7 हैं। तो इस तरीके से इस एक्ट का इम्पोर्टेंस है। संघीय न्यायालय इस एक्ट में आया, ये आ जाए। अखिल भारतीय सेवाएं आज संविधान के अनुच्छेद 312 में है, तो इस एक्ट में हूँ। सूचियों का कॉन्सेप्ट इसी में है। यूनियन सिस्टम इसमें है। इसके अलावा बाकी बहुत है, लेकिन जो काम की है इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग म्यांमार जो देश था उसको भारत से अलग किया। देश का था, भारत का, अखंड भारत का हिस्सा था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, लेकिन धीरे धीरे भारत अखंड से खंड खंड होना शुरू हुआ। तो म्यांमार को ब्रिटिश भारत में 1935 से अलग किया गया, तो वो एक सेपरेट क्षेत्र बना। तो ये भी पूछा जा सकता है
अलग किया गया। तो कुल मिलाकर के ये दोनों एक्ट हैं, और इतना अगर क्लियर है तो बाकी चीज़ें आसान। बाकी जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें फिर बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो तुरंत बताना थोड़ा सा जल्दबाजी है, क्योंकि जैसा फ्लेवर हो बात वही करनी चाहिए। तो इसीलिए उतनी ही बातें करेंगे जितने से हमारे दोनों एक्ट क्लियर हो जाए। तो 1919 के एक्ट में द्वैध शासन पहली बार शुरू हुआ, 35 के एक्ट में ये केंद्र में शुरू हुआ, और बाद में प्रांतों में चुनाव हुए। अब हम अगले सेशन पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो है प्रांतीय चुनाव या प्रोविंशियल इलेक्शन। तो आज लेक्चर थोड़ा सा छोटा है क्योंकि नया टॉपिक शुरू करना है, तो उसके लिए हमें भूमिका बना देते हैं 2 मिनट। प्रोविंशियल इलेक्शन भारत में पहली बार होंगे 1937 में। उसका आधार है अधिनियम 1935। पूरे भारत में 11 ब्रिटिश स्टेट हैं, तो 11 ब्रिटिश स्टेट में पहली बार इलेक्शन होंगे, और हर राज्य का एक प्रधानमंत्री होगा। तो उसमें किस राज्य के कौन से पीएम है ये बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा डेप्थ होगा। ऐसे एग्जाम में जब आप जाएं तब उसकी जरूरत पड़ेगी। बस ये जानना है 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जिसमें से 6 स्टेट में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, 2 में मिलीजुली सरकार बनी। और बाकी के जो 3 प्रांत हैं जहाँ मुस्लिम की संख्या अधिक थी, जैसे बंगाल, जैसे सिंध, जैसे पंजाब, यहाँ पर मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार बनी। सब कुछ बढ़िया चलता रहा, लेकिन मुस्लिम लीग की जो इलेक्शन में बुरी हार हुई वो बचा नहीं पाई। उसने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए इसको रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा था नहीं। पहली बार तो हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, एक जोश था, एक जुनून था कि चलिए भारतीयों की भी प्रशासन में एक भागीदारी है। लेकिन किसी को ये नज़र लग जाती है। देखते देखते 1939 आ गया, 28 महीने हो चुके थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घंटी बज गई, और दूसरे विश्व युद्ध में एक तरफ जापान और हिटलर जर्मनी था, दूसरी तरफ अन्य मित्र देश। तो ऐसी स्थिति में हमें युद्ध में अंग्रेजों ने घसीट दिया, हमसे बिना पूछे हुए, हमसे बिना जाने हुए। तो हमने इस चीज़ का विरोध किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम अंग्रेजों का समर्थन नहीं करेंगे जैसे पहले में किया था। और इसी आधार पर जब युद्ध में हम फंसते गए तो हिटलर और जापान भी भारत को गुलाम ना बना ले, अभी तो हमारा एक मालिक है, फिर 3 मालिक हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत। इसीलिए इसका विरोध करना जरूरी था, और इसीलिए 28 महीने तक कांग्रेस पार्टी की सरकारें चली। यहाँ पे खास बात है कि 28 महीने कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें चली, और गैर कांग्रेसी जो कैबिनेट था उसने रिजाइन नहीं दिया। ऐसे समय में वो नेता जो मुस्लिम लीग के थे वो देशभक्त से ज़्यादा राजभक्त बन गए। दोनों में बहुत अंतर है। देशभक्त अशफाक उल्लाह खां थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जो देश के लिए मर मिटे। लेकिन राजभक्त वो थे जिनका मेन मोटो था कि अंग्रेज भारत में ना जाएं। राज का मतलब है ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन के जो राजा हैं, महारानी हैं, उनको उनके प्रति सिंपैथी, उनके प्रति बटरिंग करना। वो यही कहते रहे जिन्ना उनकी टीम की आप भारत में बने रहें, जिससे हम सुरक्षित रहें, नहीं तो ये हिंदू देश हमको जीवित नहीं छोड़ेगा। इतनी गलत फहमियाँ पैदा कर दी। तो ये थे राजभक्त। तो ऐसे समय में जब कांग्रेस ने रिजाइन दिया, और उसी बीच सुभाष चंद्र बोस का भी कांग्रेस से विवाद हुआ, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। मुस्लिम लीग के लिए थोड़ी अच्छी बात थी, तो उन्होंने अपनी राजभक्ति का परिचय दिया कि हम ऐसे समय में आपके साथ, यानी अंग्रेजों के साथ खड़े रहेंगे। यही वजह थी कि जब तक आज़ादी मिलती रही ये सरकारें 5 साल चली, और उसके बाद फिर 5 साल इनका कार्यकाल हो गया। तो ले देकर के प्रांतीय चुनाव कितने प्रांतों में हुए, किस अधिनियम के द्वारा हुए, कितने महीने तक सरकारें रहीं, सरकारों ने रिजाइन कब दिया, कौन से ऐसे प्रांत हैं जहाँ हिंदू कांग्रेस मंत्रिमंडल है, कितने प्रांतों में है, और कितने प्रांतों में गैर मंत्रिमंडल है। जो रिजाइन हुआ था तो उसी में जिन्ना ने एक थैंक यू दिवस बनाया था, धन्यवाद दिवस बनाया था। ये सारी बातें इस टॉपिक में आएंगी। हर इवेंट का एक अपना महत्व है, उसकी अपनी एक कहानी, उसका अपना एक फ्लेवर है, किसी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हर घटना अपने में विशेष है, विशिष्ट है, खास है और स्पेशल है। तो इतनी बातें हैं। अब धीरे धीरे आज़ादी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। अगली मुलाकात में हम 37 पे आ जाएंगे। 37 यानी 10 साल का अंतर रहेगा। तो नेक्स्ट इवेंट हमारी होगी पहले प्रांतीय चुनाव, फर्स्ट
प्रोविंशियल इलेक्शन 1937। इस उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।